प्रेमचंद, कबीर और तुलसी के बाद भारत और ख़ास तौर से हिंदी भाषी भारत की जनता के पास सबसे ज़्यादा पहुंचने वाले लेखक हैं। और हम जिस नए भारत की बात करते हैं, उस नए भारत की रचना में, उसके मन की रचना में, उसके चित्त के निर्माण में जिन लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनमें से प्रेमचंद एक हैं। प्रेमचंद की सबसे ख़ास बात यह है कि जो साधारण है, उस साधारण की असाधारणता को प्रेमचंद पहचानते हैं और समाज में साधारण को नायक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में विशेष की नहीं, साधारण की भूमिका होती है। उसे प्रेमचंद हमारे सामने बहुत खूबसूरती से अपनी रचनाओं में रखते हैं। इसीलिए प्रेमचंद की जयंती पर जो उत्साह होता है लोगों में, वह देखने लायक होता है। आज यहाँ भी हम प्रेमचंद को काज की जो साधारणता को महत्व देने की जो शैली है और जो कौशल है प्रेमचंद का, उसी के बारे में हम चर्चा करें। प्रेमचंद जी की कौन सी बातें लोगों को प्रेरित करती है? प्रेमचंद ऐसे व्यक्ति को नायक के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसी शख्सियत को देखना चाहते हैं जिसमें ईमान हो, जिसमें साहस हो, जिसमें न्याय की बुद्धि हो, जिसमें समानता का भाव हो। ये जो नए भारत के चित्त का निर्माण इन्हीं कुछ तत्वों के आधार पर होता है। प्रेमचंद ने इन्हीं सूत्रों से नए भारत का सपना बुना है अपने साहित्य में। सत्र की अध्यक्षता कर रहे हिंदी विभाग के अध्यक्ष, हिंदी और मगधी दोनों के आचार्य भरत सिंह जी, प्रोफेसर सुनील कुमार जी, जिनके जिस आधिकारिक कार्य के निमित्त मैं आया था, इंद्रदेव यादव जी, मेरे प्रिय छात्र द्वय राकेश कुमार रंजन और अम्बे कुमारी, और परम प्रकाश राय जी, अनुज कुमार तरुण जी, आलोक कुमार जी, और सबसे पहले और सबसे ज़्यादा छात्र और छात्रा, क्योंकि जितनी भी विश्वविद्यालयों में ज्ञान चर्चा होती है वो छात्रों के लिए ही होती है। हमारी भोजपुरी में कहा जाता है कि बूढ़ सुग्गा ना पढ़ेला। तो जो लोग मंच पर होते हैं वो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हैं और पढ़ने के लिए बहुत तैयार नहीं रहते हैं, पढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। तो किसी भी सभा गोष्ठी में जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वही वो खेत होते हैं जहाँ विचार का बीज बोया जाना चाहिए और जहाँ विचार के बीज की सार्थकता होती है। तो आप सब इस गर्मी में बैठे हैं। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस सभागार में दूसरी बार आपसे संबोधित हूँ। ये जो धरती है
बोध गया भगवान बुद्ध को बोध की प्राप्ति हुई थी यहाँ। और आजकल भारत विश्वगुरु होने का दावा करता रहता है। अगर किसी भी तरह से भारत इस पदवी को धारण करने की योग्यता रखता है विश्वगुरु होने की, तो उसका संबंध इस धरती से है। बुद्ध को यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आप सब जानते हैं कि एडविन आर्नल्ड ने जो किताब लिखी लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश, और उस समय की जो दुनिया थी बुद्ध के समय की, उसका विस्तार एशिया ही था। तो दुनिया ने जो ग्रहण किया है भारत से, वह तो बुद्ध के ही विचार हैं। क्योंकि केवल इस बात से हम गुरु नहीं हो जाएंगे कि हम कह रहे हैं कि हम गुरु हैं। राकेश कुमार रंजन या अम्बे कुमारी हैं जो यहाँ कह रहे हैं कि साही सर मेरे गुरु रहे हैं, तब मेरे गुरु होने की सार्थकता है। भारत विश्व गुरु है। दुनिया का कौन देश आगे आके कह रहा है? मैं समझता हूं कि दुनिया के जो भी देश भारत के आगे शीश नवाते हैं, वे इसलिए नवाते हैं कि यहाँ बुद्ध हुए थे। आपके विश्वविद्यालय में ही राकेश और ये आप सब लोग जो बैठे हैं आचार्यगण, इनके सहयोग से एक संगोष्ठी हुई थी बुद्ध की धरती पर कविता, जिसकी बहुत चर्चा हुई पूरे देश में। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि जिस भूमि में ज्ञान का वह स्रोत मौजूद है जिसने बुद्ध को बुद्ध बनाया, मुझे उस भूमि को प्रणाम करने का दूसरी बार अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सब लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ। प्रेमचंद के नायक, यह विषय मैंने इसलिए चुना, एक तो उसका बड़ा कारण यह है कि बुद्ध अपने आप में हमारे समाज के बहुत बड़े नायक रहे हैं। एक बात आप देखिए कि नायक का जिसे हम नायक करार देते हैं, जो किसी समाज का नायक होता है, उसका स्वरूप इस बात से तय होता है कि हमारा समाज कैसा है। ये दोनों में एक संबंध है, समाज में और समाज के नायक में। तो मगध में बैठ के, दीक्षा भूमि में बैठ के हम प्रेमचंद के नायक की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जिन्हें हम नायक मानते हैं या जिन्हें हम नायक के रूप में देख रहे हैं, वे हमारे समाज को किस हद तक प्रतिबिंबित करते हैं और हमारा समाज उनमें किस हद तक प्रतिबिंबित होता है,
यह भी एक विचार का विषय, मैंने इसीलिए ये विषय चुना। देखिए, हमारा जो समाज है बहुत पुराना समाज है। भारत का जो समाज है, आपने इकबाल का तराना सुना होगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उसमें एक पंक्ति आती है कि दुनिया की तमाम सारी सभ्यताएं, संस्कृतियां मिट गईं, लेकिन भारत की संस्कृति बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? तो ये जो पुरानी संस्कृति हमारी है, पुरानी सभ्यता हमारी है, इसमें आप देखें तो चाहे मिथ के इतिहास में और चाहे सचमुच के इतिहास में नायकों की एक बड़ी परंपरा रही है। राम हमारे नायक रहे हैं, कृष्ण हमारे नायक रहे हैं, बुद्ध हमारे नायक रहे हैं, गोरख नायक रहे हैं, कबीर नायक रहे हैं, गांधी नायक रहे हैं। ऐसे ऐसे नायक हमारे समाज में हुए हैं। कई बार हम बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। व्यास और वाल्मीकि ने जिन नायकों की रचना की, जिन नायकों से हमारा सुदीर्घ परिचय कराया, महाभारत में आप घुसिए तो बड़ी समस्या होती है। किसको हम नायक माने? अर्जुन को माने कि कर्ण को माने, कि उधर किनारे बैठे एकलव्य को नायक माने? तो ये देश नायकों का देश है। दिक्कत ये हो गई है कुछ वर्षों से कि नायक और खलनायक में फर्क मिट गया है। एक फिल्म आई थी जिसमें गाना था, आप सबने सुना होगा, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। और आप हिंदी फिल्मों को देखिए, पुरानी 60 और 70 और 80 के दशक तक में वो आते थे अजीत कुमार और मदनपुरी, और एक वो था नॉर्थ ईस्ट का, क्या नाम था, डैनी। तो खलनायक अलग हुआ करते थे और नायक अलग हुआ करते थे। आप 90 के दशक के बाद की फिल्मों को देखिए, फर्क, नायक और खलनायक का फर्क मिट गया है। जिस वो क्या नाम है, वो हीरो जो है शाहरुख खान, डर फिल्म देखिए, डर फिल्म। तो नायक और खलनायक में फर्क का मिट जाना, ये बहुत बड़ी घटना हमारे समाज में हुई है। एक समय था जब राम नायक थे, रावण खलनायक था, कृष्ण नायक थे और कंस खलनायक था। अब कई बार लगता है कि जो खलनायक है वही नायक बन के बैठा हुआ है। ये तमाम सारी बातें हमारे दिमाग में थी। अभी जब ये सहस्राब्दी बीत रही थी, आप तो बहुत युवा हैं, लेकिन इधर बैठे हुए लोगों को याद होगा कि जब 20वीं शताब्दी बीत रही थी तो उसके साथ ईसा की दूसरी सहस्राब्दी भी बीत रही थी। और मीडिया में चर्चा हुई कि सहस्राब्दी का महानायक कौन है भाई। तो आप सोचिए कि पिछले 1000 वर्षों में, जिसमें गोरखनाथ हुए, जिसमें कबीर हुए, जिसमें
गांधी हाल हाल तक हुए, उस सहस्राब्दी का महानायक हमारा मीडिया बता रहा था कि अमिताभ बच्चन है हमारे महानायक। अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे अभिनेता हैं, मैं भी उनकी फिल्में देखता हूं, लेकिन सोचिए कि अगर मान लीजिए अमिताभ बच्चन हमारे नायक हो जाएं, तो पहली दुविधा तो यही हो जाएगी कि हम कौन सा तेल लगाएं। 13 के तेल बेचते हैं और 27 तरह के कपड़े बेचते हैं और 72 तरह के और प्रोडक्ट बेचते हैं। कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि हम इस व्यक्ति को अगर अपना नायक माने तो हम करेंगे क्या, पहनेंगे क्या और खाएंगे क्या और रहेंगे कैसे। इसलिए किसी भी कोई समाज अगर अपना नायक चुनता है तो उसके नायक के चुनाव में उसका जो उसके चित्त की जो रचना है, उसके मन की जो रचना है, समाज के सामूहिक चित्त की अभिव्यक्ति नायक के रूप में दिखाई पड़ती है। मैंने इसीलिए प्रेमचंद के कुछ नायकों की और बंधुवर जब बीज वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने पूरा एक खेत ही बो दिया, तो उनसे आप लोग हिसाब किताब करते रहिएगा। मैं बहुत कुछ एक कृतियों की और कुछ एक नायकों की चर्चा करूंगा। एक प्रेमचंद का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, साहित्य का उद्देश्य। मेरा ख्याल है कि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा। साहित्य के विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है उसको पढ़ना। उसमें प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है कि हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। उर्दू में लिखा कि सुंदरता का जो मेयार है, मानदंड है, वो बदलना होगा। और कैसे बदलना होगा? अभी तक यह कसौटी अमीरी और विलासिता की थी, उसके लिए सौंदर्य सुंदर स्त्री में है, उस बच्चों वाली गरीब स्त्री में नहीं जो बच्चों को खेत की मेल पर सुलाए पसीना बहा रहे। आप याद करिए कि जिस समय प्रेमचंद ये बात लिख रहे थे, उसी के आसपास निराला तोड़ती पत्थर कविता लिख रहे थे, और उस तोड़ती पत्थर कविता की जो नायिका है मजदूरनी, उसके सौंदर्य का 7 शब्दों में कितना खूबसूरत वर्णन। भर बधा यौवन नित नयन प्रिय कर्म रत मन। तो सुंदरता की कसौटी जब बदलती है तो उसके साथ साथ नायक भी बदलते हैं। एक और चीज दुनिया में घटित हो रही थी जब प्रेमचंद लिख रहे थे। एक साम्राज्यवाद नाम की चीज थी, और साम्राज्यवाद में के चंगुल में पूरी दुनिया फंसी हुई थी। उसी समय साम्राज्यवाद के विरोध करते हुए, और साम्राज्यवाद भी एक अजब सी फेनामेना 19वीं और 20वीं शताब्दी में दुनिया के पैमाने में घटित हुई, जब साम्राज्यवाद का विकास हुआ। और साम्राज्यवाद का विकास राष्ट्रवाद के गर्भ से हुआ। मजे की बात यह है कि साम्राज्यवाद को चुनौती भी राष्ट्रवाद से मिली। वो एक दूसरा विषय है। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि प्रेमचंद जिस भारत का सपना देख रहे थे,
भारतीय राष्ट्र का जो सपना देख रहे थे, उसका स्वरूप क्या था, उसका ढांचा क्या था। हम जिस राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहे हैं, 1934 में प्रेमचंद ने एक संपादकीय टिप्पणी लिखी कि क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं। उसमें प्रेमचंद लिखते हैं कि हम जिस राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहे हैं उसमें जन्मजात वर्णों की गंध तक न होगी। वह हमारे श्रमिकों और किसानों का साम्राज्य होगा, जिसमें न कोई ब्राह्मण होगा, न हरिजन, न कायस्थ, न क्षत्रिय, उसमें सभी भारतवासी। आगे चल के प्रेमचंद के यह लिखने के बहुत बाद हमारा संविधान बना, और संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार मिले, उन मौलिक अधिकारों ने जो एक बराबरी का स्वप्न दिया भारतीय राष्ट्र राज्य को। आप देखिए कि प्रेमचंद जो राष्ट्र का सपना देख रहे थे, वह सपना हमारे संविधान के सपने से किस हद तक मिलता है। ये बातें मैंने इसलिए की कि इन्हीं के आलोक में हम देखें तो प्रेमचंद अपने नायकों की पहचान कर रहे थे। एक बहुत मामूली पात्र है, मामूली से भी ज्यादा मामूली पात्र है। बूढ़ी काकी कहानी आपने पढ़ी होगी, सॉरी बूढ़ी काकी नहीं, पंच परमेश्वर कहानी पढ़ी होगी। पंच परमेश्वर कहानी की जो बुढ़िया है और जुम्मन शेख जिसकी जमीन लिखा लेता है और उसकी परवरिश नहीं करता, और पंचायत के लिए अलगू चौधरी के पास वो जाती है। अलगू चौधरी कहते हैं कि देखो भाई, जुम्मन हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं पंचायत करूंगा, पंच बनूंगा तो बिगाड़ हो जाएगा। प्रेमचंद एक बहुत छोटा सा वाक्य लिखते हैं, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे। आप देखिए कि इस छोटे से वाक्य के बाद अलगू चौधरी पंच बनने को तैयार होते हैं और पंचायत में फैसला अपने मित्र के विरुद्ध देते हैं, और मित्र के विरुद्ध ही नहीं बल्कि न्याय के पक्ष में देते हैं। जो वंचित है, जो कमजोर है, उसके पक्ष में अपना फैसला देते हैं। तो एक अनजाने एक नायकत्व, एक ऐसी नायकत्व की एक अवधारणा उभरती है। जो नायक होगा बिगाड़ के डर से ईमान की बात जो नहीं कह सकता, वह नायक नहीं हो सकता। ये रेखा प्रेमचंद खींचते हैं। आप सोचिए कि रामचंद्र जी ने कह तो दिया था कि हम वन चले जाएंगे, दशरथ की हो गई मृत्यु, पलट गए होते और कहा होता कि अब तो पिता रहे नहीं, तो अब उनसे जो वचनबद्धता थी उसका क्या मतलब। तो आज राम को क्या हम नायक मानते। बुद्ध राजपाट सब छोड़ करके चले आए थे, उनको वापस ले आने की बड़ी कोशिशें हुई, वापस लौट गए होते तो क्या बुद्ध को हम नायक मानते। गांधी बैरिस्टर थे और बैरिस्टरी ही करते रह गए होते
आप देखिए तो 20वीं शताब्दी में बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर हुए हैं, इंग्लैंड से पढ़ करके आए हुए। गांधी एक बने, बैरिस्टरी छोड़ दी और ईमान के हक में खड़ा हुए। ईमान के हक में खड़े होने की वजह से गांधी स्वाधीनता आंदोलन के दौर में और उसके बाद केवल भारत के ही नहीं, दुनिया में नायक की तरह देखे और समझे जाते हैं। आपको घटना याद होगी, इंग्लैंड के बादशाह से गांधी की जो भेंट है। गांधी तो अधरंगे फकीर के रूप में यूरोप में, इंग्लैंड में उनकी प्रसिद्धि थी, उसी रूप में गए थे बादशाह से मिलने। बहुत बातचीत नहीं हुई। उतर रहे थे गांधी जब, तो पत्रकारों ने पूछा कि आप ये नंगे चले गए थे, आपको शर्म नहीं आई? आपको इसकी लज्जा नहीं हुई? तो गांधी ने कहा कि मेरे हिस्से का सारा कपड़ा बादशाह ने पहन रखा था, तो मैं क्या पहन। तो ईमान की बात कहना और यह न सोचना कि इससे बिगाड़ हो जाएगा, यह नायक का एक चरित्र लक्षण है। एक चरित्र लक्षण और है नायक का, प्रेमचंद बताते हैं, डरपोक व्यक्ति नायक नहीं हो सकता। एक खास तरह का साहस, एक खास तरह की निडरता नायक के पास होनी चाहिए। मान लीजिए कि सीता का हरण कर ले गया था और रावण का तो बड़ा भारी प्रताप था। राम ने सोचा होता कि कौन अब जाए लड़ने, ले गया सीता को तो ले गया, हम राजा थे ही और सुंदर भी थे, कहीं और शादी वादी कर ली। ऐसा कर लिया होता तो हम राम को नायक मानते क्या? तो एक खास तरह का साहस भी, निडरता भी, और भारतीय जो मन है, भारतीय जो चित्त है, उस चित्त में इस निडरता के लिए एक आदर का भाव है। कबीरदास जब गाते हैं कि निर्भय निर्गुण के गुण गाऊं, तो वो जो निर्भयता का एक, आप कभी YouTube पर सुनिएगा, कुमार गंधर्व ने गाया है। ये कुमार गंधर्व की जन्म शताब्दी भी शुरू हो रही है। अब पद जब सुनते हैं तो एक अजब से साहस से और निर्भयता से आप भर जाते हैं। तो ये जो निर्भयता का मूल्य है, साहस का मूल्य है, वह भारतीय समाज में नायक बनाता है। एक छोटी सी कहानी है और मेरा ख्याल है कि आप में से सबने वो कहानी पढ़ी, इसीलिए मैं उसी कहानी के सहारे कुछ बातें आगे रखूंगा। ईदगाह कहानी आप सबने पढ़ी हो, कोई ऐसा है जिसने नहीं पढ़ी हो? मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा, सबने पढ़ी। जब हामिद ईदगाह के मेले के लिए निकलता है तो अमीना के चेहरे पर एक भय है कि इतना छोटा बच्चा, पिता रहता तो पिता साथ लेके जाता, पैसे भी नहीं है, अकेले ये जाएगा मेले में, गुम तो नहीं हो जाएगा। और वो छोटा बच्चा अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना।
ये जो निडर होने का जो संदेश दे रहा है, आप इसको पढ़िए और आगे चल करके हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास को याद करिए, जिसमें द्विवेदी जी ने लिखा कि किसी से मत डरना, गुरु से भी मत डरना। तो ये जो निडरता है हामिद के भीतर, भारतीय चित्त की एक अभिव्यक्ति है। फिर वो मेले में जाता है। आपने कहानी पढ़ी है, प्रेमचंद की जो वर्णन कला है उसका सौंदर्य देखिए, किस तरह से रास्ते का विवरण, रास्ते में जो जो जगहें मिलती हैं उनका विवरण देते हुए चलते हैं। मस्जिद में नमाज अदा हो रही है, उसका बहुत खूबसूरत वर्णन प्रेमचंद ने किया है। लाखों सिल एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और बुझ जाएं। उर्दू में इसको लिखा है जैसे बिजली के लाखों लट्टू जल और बुझ रहे। कितना सुंदर चित्रण है नमाज का। और जैसे ही नमाज खत्म होती है और लोग बाग मेले में जाते हैं, एक प्रेमचंद ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ें, अपनी सभी इंद्रियों को सक्रिय करके उस पाठ को पढ़ें, तो एक बड़ी भारी बात कहते हुए प्रेमचंद दिखाई पड़ते हैं। मेले में जाते हैं, नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, यह हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट लटके हुए हैं, 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सभी सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। नमाज के ठीक बाद प्रेमचंद मेले में लेके आते हैं, और जो नमाज, जो धर्म बराबरी का संदेश दे रहा था, और सब अमीर गरीब एक साथ सिजदे में झुकते हैं और एक साथ खड़े होते हैं, मस्जिद से बाहर निकलते ही वो अपनी अपनी आर्थिक हैसियत के हिसाब से अलग अलग जगहों पर जाते हैं। सब एक ही धर्म के हैं, ये नहीं है कि उसमें कोई दूसरे धर्म का है, सब एक ही धर्म के हैं। लेकिन हामिद और मोहसिन और सम्मी चरखी पर खेल रहे हैं, मिठाई की दुकानों पर जा रहे हैं, और आपने कहानी पढ़ी है, आपको मालूम होगा कि वो हामिद को कहते हैं कि अच्छा मिठाई तुमको देते हैं, वो हाथ फैलाता है, मिठाई गप से अपने मुंह में खा लेते हैं। देखिए, धर्म जो है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये जो मनुष्य है और मनुष्य की जो संवेदना है, उस संवेदना से पूरा जो हमारा भक्ति कविता का, संतों की कविता का जो मर्म है,
वो ये है कि मनुष्य से बड़ा कुछ भी नहीं। एक देश बना धर्म के आधार पर, 47 में ही बना। धर्म के आधार पर वो देश बना और 25 साल एक नहीं रह पाया, 2 टुकड़े हो गए। और अगर जो लोग थोड़ा पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर अमेरिकी पैसा आना बंद हो जाए तो वह 4 और टुकड़े होने के लिए तैयार है, जबकि वो ऐसा देश बना था एक धर्म के आधार पर, अपने को एक नहीं रख पाया, क्योंकि जो सामाजिक सच्चाइयां थी वो इतनी, जो विषमताएं थी वो इतनी, उनमें इतना विभेद था कि धर्म उनको एक नहीं रख सकता था, नहीं रखा। ये जो अंतर है, बिना कहे, बिना कोई राजनीतिक वक्तव्य दिए प्रेमचंद रेखांकित कर रहे हैं ईदगाह कहानी में कि धर्म जो एक भाईचारा देता है वह कितना क्षणभंगुर है, कितना क्षणिक है, और बाहर निकलते ही वही बच्चे, वही लोग अपनी सामाजिक हैसियत के हिसाब से अलग थलग पड़ जाते हैं। आप कहानी में और आगे बढ़िए। वो चिमटा खरीदने जाता है, चिमटा खरीदने नहीं जाता है, निगाह पड़ती है चिमटे पर और अचानक उसको ये कौंधता है कि अरे मेरी दादी जो है रोटी पकाते समय उसके हाथ जल जाते हैं। वो चिमटा खरीद लेता है, कैसे खरीदता है वो सब आपको मालूम है। फिर जब चिमटा लिए आता है तो उसके जो मित्र हैं, एक समस्या ये भी होती है ना कि आप अपनी उपलब्धियों को, अपने हासिल को अपने मित्रों के बीच ही सेलिब्रेट करते हैं, उनके बीच ही आपको खुशी मिलती है, चाहे जैसे मित्रों। अब जैसे ही ये लेके आता है चिमटा, सब सवाल करते हैं कि अरे तुमको और कुछ नहीं मिला है, चिमटा उठा लाया। प्रेमचंद, और फिर उनमें बातचीत होती है। प्रेमचंद लिखते हैं वो जब चिढ़ा के पूछते हैं सब कि ये तुमको और कोई खिलौना नहीं मिला है, चिमटा ही खरीदना था, तो कहता है, अपने चिमटे को पटक देता है और कहता है जब जरा अपना भीजती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर हो जाए बच्चा की। फिर कहता है खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तो एक उसमें से एक लड़का दल बदल देता है, सम्मी नाम है उसका, उसने खजड़ी खरीद रखी, तो चिमटे से प्रभावित हो जाता है और कहता है कि खजड़ी से बदल लो। तो हामिद कहता है कि नहीं भाई, हम अपने चिमटे को तुम्हारी खजड़ी पे नहीं बदलेंगे। वो पूरा केवल मैं इशारा कर रहा हूँ, मूल बात जो कहनी है मुझे वहां तक आता हूं मैं। बालकों के 2 दल हो गए, एक दल में बाकी सभी बच्चे हैं और हामिद अकेला है, और अकेले बहस करता है। और राकेश जानते हैं, जो बनारस के लोग हैं वो जानते हैं कि खासी दहलंगाई करता है अकेले। अकेला पड़ जाने पर भी वो जरा भी विचलित नहीं होता, जरा भी घबराता नहीं है,
और चारों मित्रों को उनका जो खिलौने का चकाचौंध है, रंगीन खिलौने हैं, महंगे खिलौने हैं, उनके ताब में नहीं आता और अपने चिमटे के पक्ष में काफी दलीलें देता है। ये जो दलीलें दे रहा है, अब आगे कहानी में आप याद करिए कि होता क्या है। सभी बच्चे कह रहे हैं कि अरे भाई देखो, ये तो बड़ा होशियार निकला, इसने चिमटा ले लिया और चिमटे का कमाल ये है, और फिर समझौता हो जाता है। सब बच्चे अपना खिलौना उसको देते हैं और वह सबको चिमटा देता है। मैंने शुरू में कहा था कि प्रेमचंद साहित्य का उद्देश्य में लिख रहे हैं कि हमें सुंदरता का मेयार बदलना होगा, सुंदरता का मानदंड बदलना होगा। अब आप देखिए कि चिमटे, लोहे का जो चिमटा है, और उसमें एक लड़का कहता भी है कि चिमटा क्या होगा, वहां बना रहेगा, उसमें चूल्हे में पड़ा रहेगा चिमटा। तो कहता है अरे चिमटा उठेगा और तुम्हारे वकील का पेट फाड़ देगा और कानून उनके पेट में डाल देगा। एक खासी दहलंगी वाली बात है, लेकिन वर्णन की कला ऐसी है कि चिमटे जैसी असुंदर वस्तु, आजकल स्टीलनेस स्टील के बड़े चमकते हुए चिमटे हो गए, लेकिन वो जो 3 पैसे का लोहे का चिमटा वो खरीदा था, वो चिमटा बिल्कुल उसके ऊपर सुंदरता का आरोप नहीं लग सकता। लेकिन ऐसा प्रेमचंद ने वर्णन किया है कि सारी जो खिलौनों की सुंदरता है वो पानी पानी हो जाती है और चिमटे का सौंदर्य स्थापित होता है। इसको कहते हैं सौंदर्य का मेयार बदलना। और जो मैं कह रहा था कि साधारण में असाधारण के दर्शन करने की, असाधारण सौंदर्य को देख लेने की जो क्षमता प्रेमचंद के यहाँ है, वही एक नए तरह के नायक का निर्माण करती है। गांधी का एक वाक्य है कि पहले अगर आप सत्य पर चलेंगे, ईमान पर चलेंगे, तो पहले वे आपकी उपेक्षा करेंगे, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और फिर आपके अनुयायी हो जाएंगे। आप देखिए हामिद का पूरा, नमाज से निकलने के बाद उसकी उपेक्षा होती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उससे लड़ाई होती है और सब हामिद के चिमटे के पीछे चल देते हैं। तो नायक जो होता है, नायक की एक विशेषता यह होती है कि वो अपने समाज की सामूहिक चित्त का उन्नयन करता है, चित्त का विकास करता है, उसे उन्नत बनाता है। ऐसा व्यक्ति नायक नहीं हो सकता जो सामूहिक चित्त को नीचे गिराए, उसे जो ऊपर ले जा सकता है। और आप देखें तो हामिद सहित प्रेमचंद के यहाँ बहुत से ऐसे पात्र हैं। आप चर्चा कर रहे थे माता दीन और सिलिया, वो प्रासंगिक कहानी है, आधिकारिक कहानी नहीं है। गोदान अगर आपने पढ़ा हो, वो जो
माता दिन के मुंह में हड्डी जो डाली जाती है और उनको शुद्ध किया जाता है, हड्डी डाल के उनको भ्रष्ट किया जाता है, बाद में उनका शुद्धिकरण होता है और शुद्धिकरण के बाद भी उनको पंडित होने का दर्जा नहीं मिलता है। और लोग साइड वाइड बचवा लेते हैं, लेकिन कर्मकांड में माता दिन को नहीं बुलाते। और वो पूरी कहानी अपनी जगह है, उसमें कहानी का जो उस एक समानांतर कहानी का जो समापन होता है, माता दीन और सिलिया का एक बच्चा होता है। उस बच्चे की मृत्यु होती है और उसकी मृत्यु के बाद माता दीन का हृदय ऐसा बदलता है, वो कहते हैं कि जो धर्म का पालन करे वही ब्राह्मण है। और जब वो धर्म की बात कर रहे हैं तो कोई धर्म नहीं बल्कि मनुष्यता का धर्म है, प्रेम का जो धर्म है, उस धर्म की बात प्रेमचंद वहाँ कहते हैं। अब ये गांधी का प्रभाव है कि भगत सिंह का प्रभाव है, यह तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रेमचंद की एक कहानी है। आपने मेरी पहली रचना, तो मेरी पहली रचना कहानी आप पढ़ेंगे तो प्रेमचंद के एक मामा जी हैं, दूर के रिश्ते के, और वो ऐसे ही किसी दलित युवती के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया और अपने घर में उसको बुला लिया था और पकड़े गए थे, ठीक वैसे ही जैसे माता दिन पकड़े गए थे। और उनकी भी कुटाई ठीक वैसे ही हुई थी जैसे माता दिन की कुटाई हुई थी। तो उन्होंने गांव छोड़ दिया था और अब अपनी दूर दूर की रिश्तेदारियों में जाके रहते थे। प्रेमचंद के यहाँ भी आए हुए थे और हफ्ते भर से ज्ञान दे रहे थे कि क्या पढ़ते हो, क्या लिखते हो। प्रेमचंद को मालूम था कि ये ऐसी हरकत करके और गांव छोड़े हुए हैं, तो तंग आ गए थे प्रेमचंद। तो उन्होंने पूरी एक कहानी एक नाटक की शैली में लिख के और उनके सिरहाने रख दी। और जब प्रेमचंद स्कूल से लौटे तो पाया कि मामा जी गायब हैं और उसके बाद मामा जी दोबारा उनके यहाँ नहीं आए। प्रेमचंद को पहली बार पता चला कि लेखनी में क्या दम है, कि लिख करके किस तरह से लोगों का प्रतिरोध किया जा सकता है और लोगों को भगाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे नायक मिलेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत उपन्यास आज से 8-10 साल पहले आया था शमसुर रहमान फारूकी का, कई चाँद थे सरे आसमां, चमक चमक के पलट गए। कई छोटे छोटे नायक आपको प्रेमचंद के की कहानियों में, प्रेमचंद के उपन्यासों में मिलेंगे। एक आगा पीछा कहानी है प्रेमचंद। आगा पीछा कहानी में श्रद्धा नाम की एक सुंदर सी युवती है। उसकी माँ वेश्या रही है और वो चाहती है कि उसकी बेटी को के ऊपर उसके जीवन की छाया न पड़े, तो अपनी बेटी को पढ़ाती है, लिखाती है। और जैसा कि प्रेमचंद ने नाम रखा है श्रद्धा, वो उतनी ही सुंदर, उतनी ही गुणी, पढ़ने में उतनी ही अच्छी। उसका प्रेम एक दलित युवक से होता है। प्रेम चलता रहता है। फिर
जब विवाह की बात आती है तो दलित युवक कहता है कि हमारे माता पिता नहीं तैयार। तो श्रद्धा कहती है कि तुम अपने माता पिता से मुझे मिलवा दो, मैं उनको तैयार कर लूंगी। होता भी यही है कि वो माता पिता से मिलती है, इतनी सेवा करती है, इतने गुण हैं कि माता पिता कहते हैं कि अगर इतनी सद्गुण है तो मुझे यह नहीं देखना कि इसका जन्म कहाँ हुआ है, हम लोग इससे विवाह करने को तैयार हैं। और जैसे ही उस दलित युवक को पता चलता है कि माता पिता तैयार हो गए हैं और अब मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी, अब उसको लगता है कि एक वेश्या की लड़की से मैं कैसे विवाह करूं। आप कहानी पढ़िए, कसम कसम है वो फाइनली मर जाता है, विवाह नहीं करता। ये जो आगा पीछा मूल्यों का है, एक पूरे प्रेमचंद के साहित्य में और कई जगह उन्होंने स्पष्ट रूप से कहानियों में लिखा है, इसी कहानी में लिखा है कि ये जो जन्म का संस्कार है, वो जन्म का संस्कार कैसे मिटेगा, कैसे खत्म होगा। है तो रंगभूमि का नायक सूरदास, झोपड़ी जला दी जाती है उसकी, और कितनी शक्तियां उसकी जमीन कब्जियाने में लगी हुई हैं। इस समय जो दुनिया का खेला चल रहा है, दुनिया भर में चल रहा है और भारत में भी चल रहा है, साम्राज्यवादी तब तो देशों पर कब्जा करते थे, अब व्यापारिक कंपनियां अलग अलग ढंग से देशों पर कब्जा कर रही हैं, जमीनों पर कब्जा कर रही हैं। सूरदास की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। एक 1.5 हड्डी का सूरदास, अंधा है, भैरव जब अपनी बीबी को पीटता है और दुर्व्यवहार करता है सुभागी के साथ, तो सूरदास अपनी कुटिया में उसको जगह देता है, पनाह देता है। उस पनाह देने की वजह से सूरदास की बड़ी बदनामी होती है। सूरदास भी एक नए तरह का नायक है। 100 वर्ष हो रहे हैं रंगभूमि उपन्यास के, 1924-25 में लिखा गया। उसका नायक जो सूरदास है, बहुत चर्चा हुई है और कहते हैं कि वो गांधी का एक रूप है वगैरह वगैरह। सुभागी को अपने घर में जगह देता है। सुभागी का पति भैरव इतना खार खाया हुआ है कि सूरदास के घर में आग लगा देता है। और वो संवाद आप लोगों को अगर उपन्यास पढ़ा होगा तो याद होगा कि एक मिठुआ नाम का लड़का रहता है सूरदास के साथ। वो पूछता है कि दादा अब हम कहाँ रहेंगे? तो सूरदास कहता है फिर घर बनाएंगे। तो बच्चा है छोटा, वो कहता है कि और फिर जला दिया तो? कहा फिर बनाएंगे। कहा 100 बार जला दिया तो? कहा 100 बार जलाएंगे। 1000 बार जला दिया तो 1000 बार बनाएंगे। और प्रेमचंद एक टिप्पणी करते हैं कि बच्चों की दिलचस्पी संख्या में बहुत होती है। तो वो मिठुआ पूछता है कि अगर 100 लाख बार जला दिया तो सूरदास कहता है 100 लाख बार बनाएंगे। ये नए तरह का नायक है। प्रेमचंद की कहानी से ही नहीं,
प्रेमचंद के उपन्यास से ही नहीं, एक नए बनते हुए स्वाधीनता आंदोलन के गर्भ से नए बनते हुए भारत का एक नायक बनता हुआ दिखाई पड़ता है, जो अपने ऊपर खतरा उठाकर भी दुखी को, वंचित को, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उस सुभागी के साथ वो खड़ा होता है और घर जला दिए जाने पर भी बार बार अपना घर बनाने को तैयार होता है। एक बड़े इंटेलेक्चुअल हुए हैं 20वीं शताब्दी के एडवर्ड सईद। तो सईद कहते हैं लेखक का अपना घर नहीं होता है, लेखक स्वयं अपने घर को जला देता है। कबीर कहते हैं ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए रुआठा हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। वो किसी बंधन में नहीं रहता, किसी अवगुंठन में नहीं रहता। गालिब जिसको कहते हैं बेदरो दीवार का एक घर बनाया चाहिए, तो ऐसा घर लेखक बनाता है और बार बार बनाता है। बार बार परिस्थितियां उसके घर को जलाती हैं, वह बार बार एक घर बनाता है, और बार बार जो घर बनाता है वह सूरदास ही नए भारत का नायक हो सकता है। वह हामिद ही नए भारत का नायक हो सकता है। वह श्रद्धा नए भारत की नायक हो सकती है। तो नए भारत के नायकों की तलाश के लिए प्रेमचंद ने साधारणता की पड़ताल की, और साधारण के भीतर जो असाधारण छुपा हुआ था उसकी खोज की, और ऐसे ऐसे पात्रों के सामने, हमारे सामने प्रत्यक्ष किया। तो बहुत गर्मी है, ठीक है, मैंने कोई खास बात नहीं की, केवल इशारा किया कि इस रास्ते चल करके हम प्रेमचंद के नायक की पहचान कर सकते हैं। और मित्रों, कभी किसी आलोचक के या किसी विद्वान के फेरे में मत पड़िए। आप स्वयं हामिद तक पहुँचिए, सूरदास तक पहुँचिए, सुभागी तक पहुँचिए, श्रद्धा तक पहुँचिए, और बहुत सारे पात्र हैं, उन तक पहुँचिए, और वहाँ जाकर के प्रेमचंद के नायक की पहचान करिए। प्रेमचंद के नायक की पहचान करने का अर्थ है नए भारत के नए मनुष्य की पहचान करना। धन्यवाद।